नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी रिलेटेड प्रश्न को ही बताऊंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल सके। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक हमने स्टार स्टडी चैनल पर 5 हिंदी व्याकरण के वीडियोज़ लगातार अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो छठा पार्ट होगा, और अब तक आपने उसको नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्नों को अपने देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, चौराहे में समास है। चौराहे में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो बता दें, चौराहे में द्विगु समास होगा। ये समास से प्रश्न था। कुछ संधि से प्रश्न आएंगे, विलोम से भी प्रश्न आएंगे, कारक से भी प्रश्न आएंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, कि केवल किसी एक टॉपिक से नहीं बल्कि सभी टॉपिक से इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, महिष का संधि विच्छेद होगा। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष का संधि विच्छेद हो जाएगा मही धन ईश। महिष, महिष का ये संधि विच्छेद होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा। शुभेच्छा का क्या संधि विच्छेद होगा? तो इसका उत्तर होगा शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। भानुदय का क्या संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु धन उदय, भानुदय। और अगला प्रश्न, नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। नवोढ़ा का क्या संधि विच्छेद होगा? तो उसको देख लेते हैं, नव धन ऊढ़ा, ये हो जाएगा नवोढ़ा का संधि विच्छेद। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, और इसीलिए मैं इन सब प्रश्नों को इस वीडियो में लाया हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद होगा। पावक का क्या संधि विच्छेद होगा? तो पावक का संधि विच्छेद होगा पव धन अक, पावक का संधि विच्छेद। और अगला प्रश्न, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्चरित्र का संधि विच्छेद जो होगा वो दुह धन चरित्र, देख लीजिए, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद ये है। और अगला प्रश्न, मृगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मृगेंद्र का संधि विच्छेद मृग धन इंद्र, ये होगा मृगेंद्र का संधि विच्छेद। और अगला प्रश्न, सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद सूर धन इंद्र, ये हो जाएगा सुरेंद्र का संधि विच्छेद। और अगला प्रश्न, सदाचार का संधि विच्छेद होगा। तो सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन आचार, ये होगा सदाचार का संधि विच्छेद। और अगला प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र, ये होगा महेंद्र का संधि विच्छेद। अब यहाँ तक आपने संधि के सारे प्रश्न देखे हैं। अब देखिए आगे समास के भी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। अब हम समास का प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में कौन सा समास है? हैदराबाद में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। हैदराबाद में तत्पुरुष समास होगा। संधि और समास, कारक, सभी तरह के प्रश्न इस वीडियो में आएंगे। और अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं, राम कहानी में कौन सी समास है? तो राम कहानी में तत्पुरुष समास होगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमौली में कौन सी समास है? तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मंद बुद्धि में कौन सा समास है? मंद बुद्धि में कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, मंद बुद्धि का कर्मधारय समास होता है। और नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास हो जाएगा, नीलगाय कर्मधारय समास। आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न,
प्रतिमाह में कौन सा समास है? प्रतिमाह में अव्ययी भाव समास होगा, ये प्रतिमाह में होगा। और नरसिंह में कौन सी समास है? तो नरसिंह में कर्मधारय समास होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है शाखा मृग में कौन सी समास है? शाखा मृग में बहुब्रीहि समास होगा। शाखा मृग में बहुब्रीहि समास होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तुरंत इसी वक्त लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कुछ ना कुछ ज़रूर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। और अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वीणापति में कौन सा समास होगा? तो वीणापति में बहुब्रीहि समास होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 दिया है नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कर्मधारय समास होगा, नवयुवक में। और अगला प्रश्न विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? विज्ञान में वी होगा। ठीक। और अगला प्रश्न अब उपसर्ग प्रत्यय से पूछने लगा। अभी उपसर्ग से आएगा, अभी आगे प्रत्यय से भी आएगा प्रश्न। ये व्याकरण का है, सभी मिसलेनियस इसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन हैं। और अगला प्रश्न निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसमें उपसर्ग जो होगा निर्वाह में वो होगा निर। उपसर्ग निर्वाह शब्द में निर आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने से आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से रिवीजन करेंगे तो उतने अच्छे से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। जब तक आप पूरा मिलाकर सभी व्याकरण के सभी टॉपिक को मिलाकर नहीं रिवीजन करेंगे तब तक आपका रिवीजन उतना सही से नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में तो होगा प्रति। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन इन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। यही सारे प्रश्न आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अगर ये प्रश्न गलत हुआ तो समझ लीजिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को कतई गलत नहीं होने देना है, प्रैक्टिस बनाए रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? चिरायु, तो चिरायु में चिर होगा। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया गया संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो संस्कार में सम शब्द जो है वो उपसर्ग प्रयुक्त है, सम। संस्कार में सम होगा। और बेंसाफ, बेंसाफ में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बे हो जाएगा उपसर्ग बेंसाफ में। और अगला प्रश्न है प्रयुत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें प्रति है उपसर्ग प्रयुत्पन्नत में। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहुत ही आसान है ये प्रतिकूल, आप एक झटके में बता दिए होंगे। इसका प्रति हो जाएगा प्रतिकूल का। और अगला प्रश्न सदाचार शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों सदाचार में? तो ये सत हो जाएगा। आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आदेश में आ है उपसर्ग। ठीक। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा इन सब वीडियो को देख के। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सॉरी दोस्तों प्रत्यय का प्रश्न आ गया है। धुंधला में अब प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ला है। आपको ध्यान देखना है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है। जैसे मैंने अभी गलती कर दिया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले गलती कर दिया था, प्रत्यय को उपसर्ग में पढ़ लिया था। तो आपको ऐसे ही प्रश्न, जैसे कभी कोई प्रश्न आता है, प्रश्न आपसे कर देगा कि धुंधला में प्रत्यय नहीं है, तो आप जो है जल्दीबाजी में प्रत्यय है पढ़ लेंगे और प्रत्यय जो होगा उस पर टिक मार देंगे। आप सोचेंगे हमारा प्रश्न सही है, लेकिन वो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम भी आपको ध्यान में देकर टाइम प्लस आपको रिवीजन करते रहना है। इन दोनों से आपका भला हो पाएगा। और अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं।
दोषहर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय हो जाएगा। अब प्रत्यय के प्रश्न इधर आएंगे सब। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ये स्त्री नहीं होगा, स्त्री होगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो होगा ये आ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ में शब्द प्रत्यय है। घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है? तो वो हो जाएगा अक्कड़। ऊंचाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आई होगा। आसान प्रश्न था वो, इसलिए मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जेठानी शब्द में प्रत्यय है। जेठानी में क्या होगा? आनी हो जाएगा। और प्राचीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ईन होगा प्राचीन में। भगोड़ा में क्या होगा? भगोड़ा में ओड़ा हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। कब्रिस्तान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? कब्रिस्तान में प्रत्यय स्थान होगा, ये ध्यान दीजिए। कब्रिस्तान में स्थान होगा प्रत्यय। यादव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो यादव में जो होगा वो व हो जाएगा प्रत्यय। यादव में क्या प्रत्यय होगा? व होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इन सभी का। और अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक दोस्तों, अभी मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न इसी वीडियो से होगा। अगर आपने उसका जवाब बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। ये मेरा चेक करने का अलग ही नज़रिया है। मैं सभी वीडियोस में ऐसे ही चेक करता हूँ। वीडियो में एक प्रश्न देता हूँ और उसी वीडियो का प्रश्न वो रहता है लास्ट में, लेकिन दूंगा मैं। और इससे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो उसका जवाब ज़रूर बता देंगे। क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तभी आप उसका बता पाएंगे जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में तो वो होगा अ, आह, वर्ण अयोगवाह होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं, यही सब हैं। और अगला प्रश्न, हंस में लगा चिन्ह देख लीजिए कहलाता है। हंस में जो चिन्ह लगा है उनका वो अनुस्वर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आएगा, इन्हें आप रट लीजिए, देख लीजिए बहुत ही ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने कई पेपरों में इसे देखा है। दोस्तों, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए तो आप बेफिक्र हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप सजेशन देना चाहते हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का कमेंट को फॉलो करता हूँ, तो इसलिए आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांद शब्द में लगा आंक अंग का जो ये मात्रा जो है बिंदी का, चांद बिंदी का चिन्ह कहलाता है। ये चिन्ह क्या कहलाता है? ये अनुनासिक कहलाता है। ये सब दोस्तों सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अगला प्रश्न, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम कहा जाता है। और अगला प्रश्न, कार्य होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कार्य होने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। और अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ये बेसिक सा सवाल है। और अगला प्रश्न है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जो प्रश्न इसी वीडियो का है, और अगर आप उसका जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है। तो प्रश्न है, यादव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यादव में कौन सा प्रत्यय है? तो उसका जवाब कमेंट करके तुरंत बताइए। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ कि कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो कमेंट कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो
संज्ञा से होता है, लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी उनके पास शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टार स्टडी के साथ।